सदगुरु नाम तो सुना ही होगा। योगा, अध्यात्म और आत्मज्ञान का संदेश देने वाले ऐसे गुरु, ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री हो या हॉलीवुड या बॉलीवुड के स्टार्स, ये सभी लाइन में खड़े नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस अध्यात्म के चेहरे के पीछे कितना बड़ा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक एम्पायर, एक बिजनेस का साम्राज्य खड़ा है? वेल, अगर देखा जाए तो सवाल काफी बड़ा है। सदगुरु अध्यात्म के मार्गदर्शक हैं या बिजनेस टाइकून हैं जिन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू से इतना बड़ा करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया? आखिर कैसे शुरू हुआ ये सफर? जग्गी वासुदेव एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन से ही अपने आप को सभी बच्चों से अलग पाया। उनको लगता था कि मेरा माइंडसेट इन बच्चों की तरह, सबकी तरह नहीं है। वाकई उनको नेचर से, प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव था। लगाव इतना ज्यादा था कि कई बार ऐसा होता था कि कई कई दिनों तक वो अपने घर से गायब हो जाते थे और जंगलों में बैठ करके, पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों में चढ़ करके वहां मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे और वहां ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही होती थी उनको महसूस करते थे। जग्गी की सोच अपने साथ के बच्चों से बिल्कुल अलग थी। वो किसी भी चीज को देखते तो उसके बारे में सोचने लगते थे और खुद से तरह तरह के सवाल करते थे। जैसे उनको कोई पानी पीने को देता तो वो पानी को देख करके बहुत सारे सवाल सोचने लगते। जैसे पानी किससे बना है, पानी क्यों बना है, पानी अगर पेट में जाता है तो उसका क्या होता है, बहुत तमाम तरह के सवाल। और समय के चलते जैसे जैसे जग्गी की उम्र बढ़ने लगी, उनका मन सवालों से और भी ज्यादा उलझता चला गया और उनकी इन्हीं सब आदतों की वजह से उनके पिता उनसे बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे और वो सोचते थे कि आखिर ये नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव क्यों नहीं करता है। और जैसे ही इनका 12th कंप्लीट हुआ, इन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से अपना इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अब उनके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन भी करे, लेकिन तब तक जग्गी ने अपना मन बिजनेस करने का बना लिया था और इसीलिए इन्होंने मैसूर में अपना पहला बिजनेस पोल्ट्री फार्म का खोला। परमात्मा की कृपा रही, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उनकी फैमिली को ये बिजनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जग्गी के पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस टाइप के कामों में इन्वॉल्व रहे। इस वजह से जग्गी ने अपने उस पोल्ट्री फार्म के बिजनेस को किराए में उठा करके उससे बहुत ज्यादा खुद को दूर कर लिया, उससे दूरी बना ली। और इसके बाद जग्गी ने अपने एक इंजीनियर दोस्त के साथ मिल करके कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत करी। परमात्मा की कृपा इसमें भी रही, उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिट्स बना करके दे रही थी। इसी दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसने उनकी लाइफ को, उनके जीने के तरीके को कंप्लीटली बदल कर रख दिया। असल में जब वो 25 साल के थे तब वो चामुंडी हिल, जो कि मैसूर में स्थित है, वहां की एक ऊंची पहाड़ी में जाकर के बैठ गए और वहां पर मेडिटेशन करने लगे। और वो मेडिटेशन करते करते इतने डेप्थ लेवल पे चले गए, इतनी गहन साधना में चले गए कि उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि वो जो नेचर है वो प्रकृति का ही वो एक हिस्सा है। प्रकृति में वो बिल्कुल रम गए। उनको ऐसा लगा कि पूरे दुनिया का सुकून, पूरे दुनिया का सुख उनको मिल गया है और वो एहसास उनको पहले भी कईयों दफा हो चुका था। और उसी अगले पल उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो इसी एक्सपीरियंस को ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड करेंगे, लोगों से शेयर करेंगे और सभी को इस चीज के लिए अवेयर करेंगे। और फिर क्या था, उन्होंने अपने सारे बिजनेसेस को छोड़ दिया और निकल गए इस जर्नी में अपने इस एक्सपीरियंस को सभी लोग को शेयर करने। और इसके लिए सन 1983 में ऋषि प्रभाकर जी से इन्होंने योगा की क्लास लेनी शुरू कर दी थी। और उनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सन 1986 में ऋषि प्रभाकर ने उनको कोयम्बटूर भेज दिया ताकि जग्गी वहां जाकर के उनके अंडर गाइडेंस, उनके अंडर इंस्ट्रक्शन में लोगों को योगा की ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। लेकिन जैसा ऋषि प्रभाकर चाह रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कोयम्बटूर जाने के बाद जग्गी का मन बिल्कुल बदल गया। वहां जाने के बाद जग्गी ने ऋषि प्रभाकर से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया और वहां पर जाकर के अपनी खुद की एक पर्सनल ब्रांड वैल्यू बनाई और एक खुद का योगा सिखाना चालू किया। और वो योगा का नाम था ईशा योगा और वो काफी हद तक समाधि योगा से इंस्पायर्ड था। और इसके बाद उन्होंने ये तय किया कि वो इस ज्ञान को दुनिया के हर एक इंसान तक पहुंचाएंगे और तब जाके नींव रखी गई ईशा फाउंडेशन की। ईशा फाउंडेशन अध्यात्म या करोड़ों का बिजनेस। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है काफी सारे भक्तगण इससे ऑफेंड हो जाएं और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो फिगर्स मैं आपको दिखाने वाला हूं, आपकी बुद्धि पूरी तरह से घूम जाएगी। 1992 में 1992 में स्थापित हुई ईशा फाउंडेशन, जो कि आधिकारिक तौर पर नॉन प्रॉफिट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो असली खेल है वो इनके रेवेन्यू मॉडल पर छिपा है। 2018 में ईशा फाउंडेशन ने अपना रेवेन्यू 56 करोड़ 30 लाख रुपए शो किया था। वहीं 2020 में ये रेवेन्यू जस्ट डबल होकर 100 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया और 2024 में ईशा फाउंडेशन ने अपना रेवेन्यू 345 करोड़ रुपए शो किया है।
जी हाँ, 345 करोड़। और सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी का, इस ईशा फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन भारत में है ही नहीं। जी हाँ, ये अमेरिका में रजिस्टर्ड है। जब संस्था नॉन प्रॉफिट में रजिस्टर्ड हो तो टैक्स की कोई टेंशन ही नहीं है, यानी पैसा आ भी रहा है और सरकार से कोई जवाबदेही भी नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा आता कहाँ से है? वेल, इनकी सबसे पहली सोर्स ऑफ इनकम योगा सेशन, जिसमें लोग इनरोल करते हैं और लाखों में मोटी फीस देते हैं। इनकी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो इनका ई-कॉमर्स बिजनेस भी है, जिसमें सदगुरु की किताबें, योगा क्लॉथ्स, कॉपर वेसल्स, रुद्राक्ष, बहुत सारे स्टोन्स और भी बहुत कुछ मिलता है। और उनकी तीसरी सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो वो है लग्जरी स्पिरिचुअल ट्रिप्स। जी हाँ, सदगुरु के साथ घूमने के लिए आपको उनको लाखों रुपए पे करना होगा। और अगर आपके पास 22,70,000 रुपए है तो आप सदगुरु के साथ 60 लोग के एक प्राइवेट ग्रुप में उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। जी हाँ, 22,70,000 रुपए एक ट्रिप का। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको सदगुरु के साथ 12 दिनों के लिए उनके साथ बाइक ट्रिप में जाना है तो आपको उनको 7.5 लाख रुपए देने होंगे। वेल, सदगुरु सिर्फ योगा और मेडिटेशन नहीं सिखाते, बल्कि वो एक मार्केटिंग जीनियस भी हैं। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स में जा करके उनके साथ पॉडकास्ट करके मार्केट में अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाते रहते हैं, जिसका कंप्लीटली इम्पैक्ट जो है वो ईशा फाउंडेशन के पर ईयर के रेवेन्यू पर पड़ता है। और कंट्रोवर्सी का पॉइंट ये है कि ये डोनेशन है या बिजनेस। अब यहाँ खेल और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। ईशा फाउंडेशन खुद को डोनेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बताता है, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। अब तमिलनाडु में रहने वाले एक फार्मर ने ईशा फाउंडेशन से काफी सारे पौधे मंगाए, लेकिन उनको वहां से उसका बिल नहीं मिला। दिन बीतते गए और कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति के पास ईशा फाउंडेशन से एक ईमेल आता है, जिसमें लिखा होता है कि कुछ पैसों का उन्होंने ईशा फाउंडेशन में डोनेशन किया है और वो वही पैसे थे जिसका उन्होंने वहाँ से पौधे खरीदे थे। यानी मतलब साफ है, ईशा फाउंडेशन वाले पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसमें डोनेशन का टैग लगा करके पूरा टैक्स बचा रहे हैं। तो सवाल यही है कि सदगुरु एक स्पिरिचुअल गुरु है या एक बिजनेस टाइकून है? क्या वो सिर्फ एक योगा टीचर है या वो एक बहुत बड़े मास्टरमाइंड है जिन्होंने अध्यात्म के पर्दे के पीछे बहुत बड़ा अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया है? वेल, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।